हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आप लोगों को दिखाने वाला हूं बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 यानी कि दूसरी जो भर्ती आई हुई है आप लोगों की क्लास 6 से क्लास 8 के लिए, उसका यहाँ पे मैं आप लोगों को विज्ञान का सारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट कराने वाला हूँ विद इन 10 डेज़। जी हाँ, 10 दिनों के अंदर मैं सारे चैप्टर यहाँ पे आप लोगों के जो NCERT और ख़ास तौर से ज़्यादातर चैप्टर NCERT और SCERT के सेम ही हैं। कुछ चीज़ें जो चेंज है वो मैं बताता चलूँगा। तो सारी चीज़ें 10 दिन में कंप्लीट हो जाएंगी आपकी। और आज की वीडियो देखिएगा, एक एक चीज़ डिटेल में बताई गई। एक चैप्टर में पढ़ाऊँगा एक वीडियो में, 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, तो ध्यान से देखिएगा। डिटेल में बताया गया और इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर भी आपको कराए जाएंगे। ठीक है, हर चैप्टर पर आपको अलग अलग क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। तो हमारा आज का चैप्टर है भोजन कहाँ से आता है। ठीक है, चैप्टर 1 है आपका ये NCERT में भी और SCERT में यानी कि बिहार का जो स्टेट बोर्ड है उसमें भी आपके चैप्टर 1 ये आपको देखने को मिलेगा। तो चैप्टर का नाम पहले बता चुका हूँ। अब देखते हैं विभिन्न खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ क्या क्या है, स्रोत क्या है उनके, ये डिस्कस करेंगे हम अब। तो पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल। हमको पौधों से क्या मिलता है? अन्न मिलता है, फल मिलती है, सब्जियां मिलती हैं। इन सभी चीज़ों के स्रोत होते हैं। और हम दूसरी चीज़ किससे खाते हैं? जंतुओं से प्राप्त करते हैं। जैसे हमको दूध मिलता है जंतुओं से, मांस मिलता है, अंडे मिलते हैं तथा अन्य जो जीव जंतुओं के अंडे से, मांस से, दूध से बने उत्पाद हैं वो हमको उत्पाद यहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो स्रोत क्या क्या है ये आपको पता चल गया कि पौधे से हम भोजन प्राप्त करते हैं और जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो दूध देने वाले मुख्य जीव हैं वो है गाय, भैंस, बकरी। ये जो है मुख्य दूध देने वाले पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन हो गया, क्रीम हो गया, घी हो गया, पनीर हो गया और दही हो गया, इसका उपयोग आप सभी को पता है कि ऐसा कोई देश नहीं होगा जो इन उत्पादों में से कोई उत्पाद यूज न करता हो। उपयोग सभी दुनिया के सभी देश दूध से बने उत्पाद जरूर यहाँ पे उपयोग उसका करते हैं। आप देखेंगे इसके बारे में हम कि भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद, हम पौधे के कौन कौन से भाग को खाते हैं, जंतुओं से बनी हुई किन उत्पादों का उपयोग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अब आगे। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत होते हैं। ख़ासतौर से भारत में शाकाहारी लोग ज़्यादा हैं, तो हम शाकाहारी लोग क्या करते हैं? पौधों से ही हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियाँ खाते हैं। देखा होगा आपने, पालक खाते होंगे, पत्तियाँ ही होती हैं। कुछ पौधों के फलों को भी हम भोजन में के रूप में यूज करते हैं। कभी कभी हम उनकी जड़ों को भी यूज करते हैं खाने के रूप में। तनों को भी हम खाने के रूप में यूज करते हैं। फूल को भी हम खाने के रूप में यूज करते हैं किसी किसी पौधे के। ठीक है, कुछ पौधों के एक से ज़्यादा भाग को हम खाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, सरसों का जो बीज होता है उससे आपको पता है कि आप पिरवा के उसको तेल निकालते हैं, सरसों का तेल। और उसका हम साग भी बनाते हैं, सरसों का साग। खासतौर से पंजाब के क्षेत्र में जाएंगे आप तो वहाँ पे सरसों का साग काफ़ी फेमस है। ठीक है, ये पढ़ लिया आपने कि पौधों के एक से ज़्यादा भाग भी खाए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे कि मधुमक्खियों के द्वारा हम बनाए गए जो उनका मकरंद होता है, मीठे रस को इकट्ठा करती हैं, वो शहद के रूप में उसका उपयोग करते हैं। यही बताया गया है आगे कि मधुमक्खियाँ फूलों के मकरंद जो मीठे रस के एकत्रित करती हैं। इसे वो एकत्रित क्यों करती हैं? क्योंकि जो मकरंद होता है फूलों से प्राप्त जो करती हैं वो कुछ ही साल के कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए ही वो पाया जाता है। इसलिए मधुमक्खियाँ उसका सेवन करती हैं, इसलिए वो अपने छत्ते में जाके उसको इकट्ठा कर लेती हैं पूरे साल उपयोग के लिए। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। ऐसे छत्तों से हमको क्या प्राप्त होता है? हमको शहद प्राप्त होता है ऐसे छत्तों से। जंतुओं को यहाँ पे अगर हम कहा जाए कि जंतुओं को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले वर्ग में केवल वो जंतु हैं जो शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ पेड़ पौधे पत्तियाँ खाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु कहते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो दूसरे प्राणियों को मार के खाते हैं। जैसे शेर हो गया आपका, वो हिरन को मार के खा जाता है। जो भी जानवर उसके पास आता है उसको मार के खा जाएगा। तो ऐसे जानवरों को क्या कहेंगे? मांसाहारी जंतु कहेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जंतु कितने प्रकार के होते हैं? तो जंतु 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। जो सर्वाहारी कौन होता है? जो पौधे और जंतु दोनों खाते हैं। जैसे इंसान हो गया, मनुष्य है, वो पेड़ पौधों के सेवन भी करते हैं और जंतुओं का सेवन भी करते हैं। तो ऐसे जंतुओं को क्या कहते हैं? सर्वाहारी जंतु कहते हैं। यही आगे बताया गया है। परीक्षा उपयोगी तथ्य मैं बीच बीच में बताता रहूँगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। तो यहाँ पे देखिए, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में आप सभी को पता है बहुत विविधता है।
बिहार में बाटी चोखा काफ़ी फेमस है, लिट्टी चोखा जिसको कहते हैं। पंजाब साइड जाएंगे तो मक्के की रोटी सरसों का साग फेमस है। यूपी में आएंगे तो यूपी के हर क्षेत्र में आपको नए नए व्यंजन देखने को मिल जाएंगे। कहीं का छोला भटूरा फेमस है, कहीं पे आप जाएंगे तो लस्सी फेमस है, कहीं पे जाएंगे तो पूड़ी सब्जी फेमस है। हर जगह पे विविधता है, बहुत ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखेंगे भोजन के मुख्य स्रोत जो हैं वो जंतु और पौधे होते हैं, आप सभी को पता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं, अभी मैंने बताया। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उनको मांसाहारी जंतु कहते हैं, और जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उनको सर्वाहारी कहते हैं। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भोजन के घटक अब देखते हैं, भोजन के घटक क्या क्या हैं। भारत के खाद्य पदार्थों में विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों में एक प्रकार के भोजन में चपाती आप यूज करते हैं, हर जगह पे कहीं न कहीं किसी रूप में चपाती यानी कि रोटी खाते हैं। दाल और बैंगन का भरता भी खाते हैं। दूसरी जगहों पे देखेंगे चावल और सांभर तथा भिंडी की सब्ज़ी खाते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में कई जगह पे अप्पम, जिसको उत्पम भी कहते हैं, मछली और सब्जियां भी खाते हैं। तो आपने देखा होगा कि हर जगह पे भारत विविधताओं का देश इसीलिए कहा जाता है। यहाँ पे हर चीज़ में बोल, भाषा, खान पान सब चीज़ों में विविधता देखने को मिलेगी। हर जगह पे आप जाएंगे तो कुछ न कुछ चेंजेस, खाने पीने में, वेशभूषा में, बोलचाल में, सब चीज़ में आपको कुछ न कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। आमतौर पर आहार में अन्न से बना एक प्रोडक्ट होता ही होता है हमारे खाने में, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो चावल हो या फिर दाल हो। उसके साथ हम क्या खाते हैं, दाल खाते हैं या फिर मांस मछली जो भी आप खाते हैं, जो मांसाहारी व्यक्ति खाते हैं, या फिर जो शाकाहारी है वो सब्जियां खाते हैं। तो एक तो अन्न से बना हुआ भोजन आप लेते ही लेते हैं, उसके साथ जंतुओं से प्राप्त भोजन भी हम करते हैं, जो वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। कहीं कहीं पे दही, मट्ठा और अचार भी इसमें शामिल किया जाता है भोजन के साथ। भोजन के घटक आपने देख लिया। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है पोषक तत्वों वाला, उसको ध्यान से देखिएगा। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में मुख्य पोषक कि किस चीज़ में क्या पोषक है, किस हमारे शरीर को किन किन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, कितनी मात्रा में ज़रूरत होती है, अगर उन पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो हमको कौन सा रोग हो जाता है, आगे देखने वाले हैं इस वीडियो में हम। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। कोई सामान बना रहे हैं आप, ठीक है, चोखा ही बना रहे हैं आप, उसमें बैंगन डालते हैं, तेल डालते हैं सरसों का, मिर्च डालते हैं, नमक डालते हैं, तो कई चीज़ें, कच्ची सामग्रियाँ कई चीज़ें उसमें लगती हैं, जो हमको कहाँ से प्राप्त होती हैं, पौधों से प्राप्त होती हैं या फिर जंतुओं से प्राप्त होती हैं। कच्ची सामग्री में शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक भी होते हैं। इन घटकों को क्या कहते हैं हम, पोषक कहते हैं। पोषक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। भोजन में मुख्य पोषक जो है वो क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होती है, वसा होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण होते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त रुक्षांश और जल भी हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे शरीर को कितनी ज़रूरत है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा के लिए हम के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर में जो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो है मंड और शर्करा। मंड और शर्करा के रूप में हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। पोषकों के शरीर में कार्य क्या है ये भी देख लें, पूछ सकता है कि इन पोषकों को हम क्यों खाते हैं, इनका कार्य क्या है हमारे शरीर में। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आप अगर चावल खा लेंगे, आप कोई भी आलू खा लीजिए, कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज़्यादा है आपको एनर्जी मिलेगी। चीनी खा लीजिए आप, वसा से भी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। वास्तविक अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा अगर हम लेते हैं तो हमको एनर्जी ज़्यादा प्राप्त होती है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि वसा ज़्यादा एनर्जी हमारे शरीर को देती है कंपेयर अगर किया जाए उसको कार्बोहाइड्रेट से। तो अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर समान मात्रा 100 ग्राम हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, 100 ग्राम हमारे पास वसा है, तो हमारे शरीर को एनर्जी यानी कि ऊर्जा ज़्यादा कौन प्रदान करेगा, तो वहाँ पे वसा जो है वो ऊर्जा ज़्यादा प्रदान करेगी। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जा सकता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ऊर्जा देने वाले भोजन में किसकी अधिकता होती है, तो वसा की और कार्बोहाइड्रेट की।
प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और विकास के लिए होती है, स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? तो जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। विटामिन रोगों से लड़ने के लिए में हमारे शरीर की मदद करती है, रक्षा करती है। विटामिन हमारी आँखों के लिए, अस्थियों यानी हड्डियों के लिए, दांत के लिए, मसूड़ों के लिए, सबको स्वस्थ रखने में हमारे लिए विटामिन सहायता करती है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये सारे अलग अलग विटामिन हैं। अब यहाँ पे बी की बात करें तो विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसमें पाया जाता है। जैसे देखेंगे विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें पाया जाता है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में यानी कि बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। इसलिए हम अपना ऐसा भोजन करें जिसमें हमको सभी प्रकार के विटामिन प्राप्त हों। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए विटामिन ए क्यों होते हैं ज़रूरी? त्वचा के लिए, आँखों की स्वस्थ रखने के लिए। विटामिन सी रोगों से लड़ने के लिए हमारी मदद करती है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम जो हम का उपयोग करते हैं उसको हमारे शरीर उसको एब्जॉर्ब कैसे करेगा, विटामिन डी इसमें हेल्पफुल होता है। ठीक है, हमारे शरीर को खनिज लवणों की भी आवश्यकता बहुत अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक या एक से ज़्यादा पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। जैसे किसी भोजन में अगर चावल में जैसे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो उसको क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन, यानी कि उसमें ज़्यादा है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जिस चीज़ की अधिकता जिस भोजन में ज़्यादा होगी वो उसमें समृद्ध होगा। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों, जिसको रुक्षांश भी कहते हैं, और जल यानी कि वाटर, इसकी आवश्यकता होती है। आहारी रेशों को रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। रुक्षांश हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है, हमारे भोजन को पचाने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए। हमारे शरीर में ये घुलता मिलता नहीं है, जैसे आप खाएंगे उसी तरीके से वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन हमारे शरीर की कई प्रोसेस ऐसे हैं जिसके लिए रुक्षांश बहुत आवश्यक होती है। उसी तरीके से खनिज लवण, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ हमको जल की आवश्यकता भी होती है। जल भी हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। देखते हैं आगे। रुक्षांश के रूप में जो रुक्षांश का अगर मुख्य स्रोत पूछे तो पादप होते हैं, पेड़ पौधे और जो पौधों से प्राप्त हमारे उत्पाद हैं उसमें पाए जाते हैं। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक पदार्थ प्रदान नहीं करता, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है, यानी कि हमारे भोजन में होना चाहिए। और इसका आयतन बढ़ा देता है, यानी कि उसको जब आयतन बढ़ा देगा तो आराम से पचेगा। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। ठीक है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की मदद करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर को, जो यूजफुल नहीं होते हमारे शरीर के लिए, उनको मूत्र के रूप में या फिर पसीने के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकालने में भी जल अति आवश्यक काम करता है। यहाँ पे सामान्यतः शरीर को जितनी जल की आवश्यकता होती है यह उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें द्रव के रूप में हम लेते हैं। जैसे पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, उसमें भी वाटर होता है। चाय पी रहे हैं, उसमें भी पानी होता है। इसके अतिरिक्त जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी कुछ न कुछ पानी का यूज करते हैं हम। कई खाद्य पदार्थों में जल होता ही होता है। जैसे आप लौकी की सब्ज़ी बनाएंगे, नेनुआ की सब्ज़ी बनाएंगे, बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जिसको आप पकाएंगे तो देखेंगे वो पानी छोड़ता है, तो उसमें ऑलरेडी पानी की मात्रा होती है जो हमारे शरीर को जितनी हमारे शरीर की आवश्यकता है, इन सभी चीज़ों से हम जल प्राप्त कर लेते हैं। अब देखेंगे आ गया है संतुलित आहार, अगला टॉपिक है। संतुलित आहार क्या है इसके बारे में बताया गया है। सामान्यतः पूरे दिन में जो हम कुछ खाते हैं उसे आहार कहते हैं। शरीर को वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य रखने के लिए शरीर को आहार में वे सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा चाहिए होती है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। कोई भी पोषक न अत्यधिक अधिक होना चाहिए, न उस पोषक तत्व की हमें कमी होनी चाहिए। अर्थात हमको पर्याप्त मात्रा में सभी चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए। रुक्षांश भी प्राप्त होना चाहिए, जल भी प्राप्त होना चाहिए, जितने भी हमारे खनिज लवण हैं, विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, सब प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अगर हम सही तरीके से हम सभी चीज़ें लेते हैं एक दिन में, उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। ठीक, समझ गए होंगे संतुलित आहार। अब यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन टॉपिक से बन सकता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। इसमें विटामिन बताए गए हैं,
उनके न होने पे, उनकी कमी होने पे क्या रोग हो सकता है और उनके लक्षण क्या हैं। तो विटामिन ए देखिए, इसकी कमी से दृष्टिहीनता, छिड़ता, आँखों की रोशनी कम हो जाती है। यहाँ पे देखिए, कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देता है, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है, यहाँ बेरी क्या है, बेरी आपका जो हड्डियाँ पेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती, हमारी हड्डियाँ सही से काम नहीं करती, तो यहाँ विटामिन B की कमी से वो होता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों से खून निकलता है, आप ध्यान से देखें कुछ आदमियों के मसूड़े से हल्का सा ब्लड आता रहता है। घाव भरने में समय लगता है किसी के, विटामिन C की कमी से ये होता है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है, जिसको सूखा रोग भी कहते हैं। अस्थियों का मुड़ जाना एक तरीके से विटामिन D की कमी से होता है। ठीक है, कैल्शियम की कमी से क्या है, अस्थियाँ और दंत्र क्षय, यानी कि दांत आपके गिरने लगेंगे, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी कैल्शियम की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, जिसको ग्वाइटर कहते हैं। गर्दन की ग्रंथि, गर्दन के पास देखेंगे आप तो फूला सा रहता है, अब तो कम हो गया है क्योंकि अब आयोडीन युक्त नमक आने लगे हैं, लेकिन आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले आप अगर ध्यान देंगे तो आप घेंघा रोग ज़्यादा लोगों को होता था पहले, क्योंकि पहले के जो नमक आते थे, जो टुकड़े वाले बड़े बड़े नमक होते थे, उसमें आयोडीन की कमी होती थी। लौह यानी कि आयरन की कमी से अरक्तता एक बीमारी होती है, अनीमिया जिसको कहते हैं, कमजोरी आ जाती है उसमें। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, संतुलित आहार पढ़ रहे थे, उसके आगे देखिए, दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज जिसमें मूंग और चना आता है, किण्वित भोजन, दक्षिण भारत में आप देखे होंगे इडली खाते हैं सब, किण्वित होता है वो भी। आटे का मिश्रण, जैसे मिस्सी रोटी जिसको कहते हैं, मिसो रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी, मतलब यानी कि कम खर्चे में भी संतुलित आहार खा सकता है। जरूरी नहीं कि आप अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन पाउडर लीजिए तभी आपको प्रोटीन मिलेगा। आप सोयाबीन खाइए, अंकुरित दालें खाइए, चना खाइए, मूंगफली खाइए, सबसे प्रोटीन मिलता है। लेकिन सब लोग सोचते हैं कि हम प्रोटीन पाउडर लेंगे तभी खा सकते हैं। आप कम खर्च में अपना संतुलित आहार खा सकते हैं। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि पोषक तत्व नष्ट ना हो। छिलका उतार कर जब हम सब्जियों को धोते हैं तो कुछ विटामिन कम हो जाता है, उसमें नष्ट हो जाता है। सब्जी और फलों की त्वचा में कई प्रकार की विटामिन और खनिज लवण होते हैं, और चावल और दाल को बार बार अगर आप धो रहे हैं तो उसमें उपस्थित जो विटामिन और खनिज लवण है वो अलग हो जाते हैं, जो पानी के साथ हम बहा देते हैं उसको। पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है, पका रहेगा तो जाहिर सी बात है। इसके साथ साथ पकाने से कुछ पोषक तत्व जो होते हैं वो नष्ट भी हो जाते हैं। जब हीट देंगे, गर्म ही करेंगे, भोजन पकाते समय गर्म करेंगे उसको, तो कुछ ऐसे विटामिन होते हैं, कुछ ऐसे खनिज लवण होते हैं जो गर्म होते ही नष्ट हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। आगे देखते हैं, यही देखिए यहाँ पे बताया गया है, यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक देते हैं तो कई प्रकार के लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन C आसानी से गर्मी के कारण नष्ट हो जाता है। अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, अभावजन्य रोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से देखिएगा। अभावजन्य रोग, नाम से ही पता चल रहा है किसी के अभाव से हमको रोग हो रहा है। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यही कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। जैसे हम कोई चीज़ खाना खा रहे हैं, मान लीजिए हम प्रोटीन कम मात्रा में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं प्रोटीन युक्त भोजन, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 4 दिन में तो नहीं पता चलेगा, लेकिन लंबे अवधि तक जब हम प्रोटीन से युक्त भोजन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, हम बीमार पड़ने लगेंगे क्योंकि शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा प्रोटीन की कमी की वजह से। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, अभाव से हम ग्रसित हो जाएंगे उससे। इसी को ही एक तरह से अभावजन्य रोग कहते हैं। आगे मैं समझाता हूँ। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उनको अभावजन्य रोग कहते हैं। कोई पोषक तत्व है बहुत लंबी अवधि तक हमारे शरीर को नहीं मिला तो उसकी वजह से जो रोग उत्पन्न होगा उसको अभावजन्य रोग कहते हैं।
यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध हो जाना, चेहरे पे सूजन आ जाएगा, बाल सफ़ेद होने लगेंगे, त्वचा की बीमारियां हो जाएंगी, पेचिश हो सकता है आपको। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे यानी ना रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से रुक जाएगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, साथ में प्रोटीन भी नहीं है आपके पास। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो सकता है, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि उसको चलने फिरने में भी असमर्थता यानी कि प्रॉब्लम होगी। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव में विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है, यानी अगर आप संतुलित भोजन करें तो कोई भी अभावजन्य रोग नहीं होगा। तो ये चैप्टर समाप्त होता है। आप परीक्षोपयोगी तथ्य देख लेते हैं, 2 मिनट के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार रिवाइज कर लीजिए। हमारे भोजन के मुख्य पोषकों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे, रुक्षांश जिसको कहते हैं, और जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण को आवश्यकता हमारे शरीर को वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए यानी कि सिक्योरिटी के लिए हमारे शरीर के चाहिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करता है। विटामिन सी खासतौर से रोगों से रक्षा प्रदान करता है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक या अधिक पोषक तत्वों को न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं, जिसको अभावजन्य रोग कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का चैप्टर, पहला चैप्टर था। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसका क्वेश्चन आंसर मैं एक साथ सभी चैप्टरों का एक साथ एक वीडियो मैराथन लाऊंगा, उसमें आप लोगों को करा दूंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो और इसके अलावा आपको कोई वीडियो नहीं चाहिए तो पहले तो आप लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। पहले मैं पढ़ा दूंगा, नहीं तो मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को 10 से 15 दिन के अंदर आप लोगों के एग्जाम के पहले सारे यहाँ पे साइंस के चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। और इस वीडियो की अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।